नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर हम लोग जो मई का महीना चल रहा है इसमें सेकेंड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और फॉर ऑल स्टेट पीसीएस, ठीक है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो इंडिया का हो या वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, उसको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते का। राइट, तो बड़े ध्यान से देखेंगे और सिर्फ देखना नहीं है यार, देखने में मज़ा नहीं आएगी, मतलब मज़ा आएगी बट उसको कॉपी और पेन लेके बैठो, उसको शॉर्ट में नोट करो, वन लाइनर के फॉर्म में चीज़ों को लिखो। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन कराने का बहुत सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठिए और जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वो सब नोट कर रहिएगा। चलिए, यहाँ पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर होगी जो पिछले एक हफ्ते में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोई न्यूज़ हो या वो इंडियन न्यूज़ हो, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेके, ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट कुछ ऐसी सामने आई है कि यहाँ पर ना बात क्या करी जा रही है, भारत में आज की डेट में 17.78 लाख मैट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो चुका है। मैं ये नॉर्मल वेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि भाई हमारे घरों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्ट वॉच हैं, ईयरबड्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, एसी, है ना, और रेफ्रिजरेटर। तो वो जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, लैपटॉप्स, टीवी, आईपैड, टैबलेट, तो जब आप इनको इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ खराबी आएगी। फिर जब खराबी आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेके जाते हैं सर्विस सेंटर। वहाँ पर वो भैया कहते हैं कि ऐसा है भैया, 15,000 का मोबाइल है, उसमें 8,000 का खर्चा, 10,000 का आना है। तो हमें क्या लगेगा कि यार इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर नया मोबाइल ले लेते हैं, है ना। तो फिर वो आप क्या करते हो, डिस्कार्ड कर देते हो, कबाड़ी वाले भैया को दे देते हो। अब कबाड़ी वाले भैया उसको बड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से डंप करेंगे, उसको, उसके अंदर जो भी यूज़फुल चीज़ें उसको निकालेंगे, बाकी ऐसे ही मोबाइल को फेंकेंगे, उसको जलाएंगे, ऐसे करके। तो वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की तरह होता है। तो ये सबसे मतलब खतरनाक एक आंकड़ा सामने आया कि 17.78, याद रखना है। अब पूरा फिगर अगर आपको नहीं भी याद होता तो कम से कम 17 तो आप याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बनेगा। और ये वाली जैसे रिपोर्ट्स जो होती हैं ना, जो भी इस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा बताता भी हूं आपको करंट अफेयर में, कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज इस तरीके की रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यही कचरा आप देखोगे कि अगर बात करें, एक समय पर 7 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था जो कि 2017-18 में था। तो बढ़ोतरी देखिए आप कितने की हो रही है, 151% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा हमारे प्यारे भारत में, इतने खूबसूरत भारत में इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 7 से कितना हो गया, 7 से 17, 7 से 17 कितने परसेंट, 151%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अब यहां पर हम टॉप 5 में आ गए। यहां पर कितने में आ गए, टॉप 5 में। चाइना, यूएस, जापान, जर्मनी, इनके साथ भारत भी अब टॉप 5 में आ गया, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा होता है। तो ये तो कोई गर्व करने वाली बात नहीं कि हम इन दो देशों के साथ खड़े हैं, टेक्नोलॉजी में खड़े हों, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो समझ में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे में हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है, जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, आईपैड ये सब बना रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सब ये सब कचरा कलेक्ट करे और उसको रिसाइकल करे। तो इस पॉलिसी को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, ये आप सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं तो आप सैमसंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर भी ये कबाड़ इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वहां से अपने प्रोडक्ट्स को वो लेके आए और खुद यहां पर उसको रिसाइकल करने की कोशिश करे। अब या तो वो खुद रिसाइकल कर सकता है या वो किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो थर्ड पार्टी को जब देता है तो आप देखोगे ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट, कि जो एक थर्ड पार्टी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ओपन हो रही हैं जो केवल इस चीज़ का काम करेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को किस तरीके से नेचर से हटाया जाए, इनको रिसाइकिल करा जाए। तो सैमसंग उसको भी ये काम दे सकती है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो सैमसंग को ये काम करना खुद से पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकारें क्या करने वाली हैं, ईपीआर के सर्टिफिकेट सिस्टम करने वाली हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर है उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई तुम अपना कचरा खुद से यहाँ पर रिसाइकल कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हो। तो थर्ड पार्टी से करा रहे हो, थर्ड पार्टी ये टाइप का सर्टिफिकेट देगी, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई आप
कम से कम इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि आप अपने जो प्रोड्यूसर, मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको कैसे रिसाइकिल सोसाइटी से करना है, राइट। इतनी चीज़ें आपको इस न्यूज़ में याद रखनी है। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बट ये ऑल स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर सपोर्ट किसका आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का। ध्यान देना है। अब मेरी न्यूज़ अगर आप डेली करते हो ना तो आपको कम से कम एक जिसको बोलते हैं ना कि तरीका पता लग जाता होगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक यहां पर शामिल है, तो इस वजह से ये न्यूज़ हमारे लिए सारे स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी के लिए तो समझ लो पेपर आउट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि 2 यहां पर इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, ठीक है। 2 इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। यहां पर आप देखोगे यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। यूपी एग्रीज का क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है कि यहां पर जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, जहां पर थोड़ा सा ड्रॉट कंडीशंस है, सूखा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड पूर्वांचल के आसपास का जो एरिया है, यहां पर हम कृषि को किस तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं, मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण, नए नए उपकरणों से हम कृषि कैसे कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूपी एग्रीज, एग्रीकल्चर, एग्रीज, एग्रीकल्चर। एआई प्रज्ञा, एआई प्रज्ञा का सिंपल मतलब यह है कि भाई यहां पर यूपी के अंदर कितने लोगों को, 10 लाख लोगों को क्या देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल देनी है। सोचिए, उसका नाम ही एआई, प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो यहां पर दोनों खत्म हो गई, न्यूज खत्म। इसी में स्टेटमेंट आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब चेक करोगे आपकी कौन सा स्टेटमेंट यहां पर यूपी एग्रीज के संबंध में ट्रू है या फिर एआई प्रज्ञा के संबंध में ट्रू है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये इसमें हेल्प कौन कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। तो आप देखेंगे यहां पर 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। यूपी एग्रीज की बात करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इंप्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, और कहां पर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बार बार वही बेटर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, उपकरण। तो बेसिकली आप कृषि को मॉडर्नाइज करना जा रहे हो, बस एक लाइन समझ लो, दिमाग में रखो, ऐसे पढ़ेंगे करंट अफेयर। एआई प्रज्ञा, ट्रेन, वो वाली ट्रेन नहीं है, ट्रेन मतलब ट्रेन करना, प्रशिक्षण। 10 लाख यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेल खत्म, डिजिटल स्किल देनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत कठिन है क्या ये, याद हो गया। अगली न्यूज देखते हैं। यहां पर आप देखोगे कि किसकी बात हो रही है, माई भारत पोर्टल की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, माई भारत पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माई भारत पोर्टल का सिंपल सा मतलब क्या है, यहां पर ये ऐसा नहीं है कि कोई नया पोर्टल ओपन हुआ है। यहां पर यह न्यूज चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर रक्षा खड़से, इन्होंने यूथ से अपील करी है कि माई भारत पोर्टल को ज्वाइन करें। अब जब भी हम लोग माई भारत पोर्टल की बात करेंगे तो यहां पर सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा मतलब यहां पर निकल के आ रहा है कि जो हमारे युवा हैं उनको हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, या जो हमारे यूथ है वो खुद से वॉलंटरी, स्वेच्छा से भारत के विकास में कितना योगदान दे सकती है। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आ गई, अब वहां पर हेल्प के लिए लोगों की जरूरत है, तो हमारे यूथ को खुद से आगे बढ़ के जाना चाहिए वहां पर, ठीक है। कहीं पर कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, किसी गांव में किसी बीमारी के बारे में कुछ बताना है, लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है, तो वहां पर कोई कैंपेन चलाना, तो हमारा यूथ वहां पर जाके कैंपेनिंग कर सकता है। जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं उनको किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर लागू कराना है, तो इसके लिए यहां पर यूथ की हेल्प चाहिए। तो ये स्वेच्छा की बात है, ये किसी को फोर्स नहीं करा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो यूथ है उसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल उसको आती है, उसको पढ़ाना आता है, उसको कुछ उसने मेडिकल लाइन में कुछ कर रखा है, तो उसके बारे में कुछ हेल्प करना चाहता है वो समाज की, तो जो उसके अंदर स्किल है उससे वो हमारे समाज को क्या दे सकता है, भारत को क्या दे सकता है, ये बेसिकली उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे तो ये भारत पोर्टल यहां पर ओपन कराएगा। अब अगर लॉन्च की बात करें तो 2023 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो आप पूछेंगे ये चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने यूथ से अपील करी कि आप आइए इसमें ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे लर्निंग, वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग, इन सब चीजों की बात हो रही है। यहां पर आप देखो वो अपने स्किल, अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं, कहां पर, जहां पर बात करेंगे कि भाई हमें कहीं पर कोई डिजास्टर हो गया, वहां पे हेल्प करनी है लोगों की, कोई अवेयरनेस कैंपेनिंग में हेल्प करनी है, पब्लिक वेलफेयर में हेल्प करनी है। यहां पर आप देखेंगे पार्टिसिपेट,
पब्लिक वेलफेयर, डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेनिंग। तो यहां पर हमें यूथ की हेल्प चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्कटिक परिषद में डेनमार्क की अध्यक्षता, आपको याद रखना है कि यहां पर 2025 से लेकर 2027 तक 2 वर्षों तक अब आर्कटिक काउंसिल का अध्यक्ष कौन बन चुका है? डेनमार्क। डेनमार्क, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल की बात करते हैं तो आप देखो, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री आता है, ठीक है। यहां पर आता है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। जैसे यहां पर होता है 66 डिग्री एंड साउथ, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो ऐसे ही आर्कटिक सर्कल, तो ये आर्कटिक सर्कल के अंदर जो भी देश आते हैं तो उनको हम लोग आर्कटिक काउंसिल के नाम से जानते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हो गए आपके? 8 मेंबर, राइट। जैसे आप देखोगे रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क। अब डेनमार्क क्यों आता है? बिकॉज ग्रीनलैंड आता है। यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है। तो यूएसए कैसे आता है? बिकॉज अलास्का आता है। तो ऐसे आप टोटल देखोगे तो 8 देश आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 8 देशों की एक काउंसिल है जिसको बोलते हैं आर्कटिक काउंसिल। कब बनी थी? तो ये बनी है ओटावा डिक्लेरेशन से। किस डिक्लेरेशन से बनी है? ओटावा डिक्लेरेशन, ठीक है, 1996 के आसपास। तो इस काउंसिल को बनाया इस वजह से गया था कि भाई ऐसा है, यहाँ पर जो आर्कटिक के लोग हैं उनकी अपना एक कल्चर है, अपना एक रहन सहन है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देनी है। ऐसा ना हो कि आर्कटिक में देखो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा गया है। तो किसी देश की नीयत खराब हो सकती है ना, भाई यहाँ पे हमला करते, यहाँ पे इन लोगों को दबा देते हैं। अब उन लोगों की कोई आपस में सेनाएं तो है नहीं। अब आपने बचपन में देखा होगा, स्कूल्स की बुक में देखा था ना, एस्कीमोज होते थे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घर होता था, उसमें रहते थे, बेचारे झुक के जाते थे। तो अभी वहाँ पर जो आर्कटिक में लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम वेजिटेशन है, खाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे लोगों की संस्कृति, उनके कल्चर की रक्षा करनी है, वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से बनी थी। बट आज की डेट में आप देखोगे आर्कटिक काउंसिल जो है वो किस चीज़ के लिए हो गई है कि वहाँ पर वहाँ की बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है यहाँ पर जितने ये देश हैं इन सब की जीभ बाहर आ रही है। क्यों? अब इनको दिख रहा है वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ से हम यूरोप आने जाने का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेनमार्क जो है, किंगडम ऑफ डेनमार्क, वो यहाँ पर 2025 से 27 तक की अध्यक्षता यहाँ पर ले रहा है। अब डेनमार्क का पंगा चल रहा है यूएसए के साथ। क्यों भाई? यूएसए ने क्लेम करा है कि हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे, और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो यहाँ पर ये जो आर्कटिक काउंसिल में बैठा है डेनमार्क अध्यक्ष पद पे, इसका मेंबर यूएसए भी है। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 2 साल में क्या कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाउंडेड 1996 इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ओटावा डिक्लेरेशन जो है उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेंबर कंट्रीज 8 हैं। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया जो है वो यहां पर ऑब्जर्वर की तरह है। इंडिया किस पोजीशन पर आता है? ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो, तो डेनमार्क अच्छा, यहां पर होंडुरास, ये न्यूज में क्यों आ चुके हैं? होंडुरास ने पहली बार दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोली। मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी ये करंट अफेयर सुन रहा है, देख रहा है, नोट कर लो मेरे भाई, डेफिनेटली इसमें से तुम्हें क्वेश्चन दिखने वाला है। हर हफ्ते ऐसा करंट अफेयर ले आऊंगा, एक हफ्ते का इंपॉर्टेंट। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें डेली करंट अफेयर नहीं करना है। डेली करंट अफेयर तुम्हें करना है, उसमें एडिटोरियल होता है, उसमें और भी ज्यादा न्यूज होती हैं। तो हमें नहीं पता कि पेपर में क्या आ जाएगा। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं तो इसको नोट करें अपनी कॉपी में। होंडुरास ये फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल एम्बेसी खोल रहे हैं नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर पूछेगा हाल ही में कौन से देश ने नई दिल्ली में पहली बार दूतावास खोला है? तो होंडुरास ने। होंडुरास देखेंगे तो आपको ये जब पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर याद रखना है आपको, ये पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहीं पर आपको देखने का मिलेगा होंडुरास। कैपिटल देखो कैसी है, तेगु जिगाल्पा। तो तेगु याद रख लो, होंडुरास की कैपिटल क्या है? तेगु, ठीक है। इसके नीचे आपको निकारागुआ देखने को मिलेगा, ऊपर बेलीज देखने को मिलेगा, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये सारे देश मिलेंगे। इस तरफ कैरेबियन सी मिलेगा, यहां पर आपका पैसिफिक ओशियन है, यहीं पर आपका अटलांटिक ओशियन भी है। तो ऐसे थोड़ा सा मैपिंग लोकेशन हमको ध्यान रखनी है। तो होंडुरास चर्चा में क्यों आया?
क्षुद्र ग्रह YR4 2024 में एक टेलीस्कोप है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 2024 में एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है एटलस टेलीस्कोप, चिली के अंदर। तो उसने क्या किया है, उसने इस एस्टेरॉइड को खोजा और यहां पर यह अनुमान लगाया गया कि यह भाई साहब एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा। मगर अब एक इनकी रिपोर्ट सामने आई है और नासा ने यह बोला है कि यह एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराएगा, अब यह एस्टेरॉइड मून से टकराएगा। और मून से टकराने के इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस हैं 3.8%। मून से टकराने का जो इसका चांस है वो है 3.8%। तो ये न्यूज चर्चा में आ चुकी है। बेसिकली YR4 जो है वो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है उसका 1.3 टाइम्स आप कर लो। अगर उतनी डिस्टेंस में पृथ्वी के चारों तरफ ये दिखे तो हमारे लिए ये समझने वाली बात होती है कि इसको हम लोग बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और फिर हमको इनको मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसा ना हो ये ऑर्बिट करते करते पृथ्वी की कक्षा में आ जाएं और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इसको खींच ले तो ये पृथ्वी से टकरा जाएं। तो YR4 क्या है? आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि ये क्या है भाई। मान लो वो कठिन करने के लिए ये ना पूछे, ये तो फिर तो सवाल का मजा ही अलग हो जाए, किरकिरा हो जाएगा कि वो क्षुद्र ग्रह लगा के पूछ देगा। वो पूछेगा YR4 क्या है। तो आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड है, ठीक है। तो ये मून से टकराएगा। अब कब टकराने की बात हो रही है? 2032 में। तो अभी भी आप देखोगे तो 7 साल के बाद, तो 2032 में ये क्या कर रहा है? मून से टकराएगा। अब यहां पर आप देखोगे डेट तक दे रखी है, दिसंबर 22 को टकराएगा, ठीक है। टाइम भी दे देते थे। तो यहां पर आप देखेंगे ये 3.8% चांसेस के मून से टकराने के, ठीक है। और बाकी आप देखो 96% चांस है नहीं टकराने के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कब टकराएगा? तो दिसंबर 22, 2032, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने बताया कि नियर अर्थ एस्टेरॉइड, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 65 मीटर के आसपास डायमेंशन है। तो 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, उतना बड़े साइज का है ये। तो मून से टकराएगा। अगर टकरा गया तो मून में एक ऐसा क्रेटर कर देगा, एक गड्ढा कर देगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हम उस गड्ढे में उतर के, हमारे जो लैंडर है वो उस गड्ढे में उतर के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जाके स्टडी कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छा होगा, हमें पता चलेगा कि चंद्रमा के अंदर कैसी चीजें मिलती हैं। तो हम अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। आउट क्वेश्चन है, पहले लिख दे रहा हूं, आउट है, आने वाला है सारे स्टेट पीसेस के लिए, सारे स्टेट पीसेस के लिए। ये तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं कि मतलब तुम कहोगे लास्ट में कि भाई क्या पढ़ा दिया है। मगर ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने मेरा डेली करंट अफेयर करा होगा। यकीन मानो, डेली करंट अफेयर्स में आओ और फिर इस करंट अफेयर का मजा लो। तो जैसे होता ना, प्रॉपर डाइट आपको वहां मिलेगी, ये सब एज ए सप्लीमेंट की तरह तुम्हें करा रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है इस बार किसको मिला है? ब्राजील के जो आप देखोगे कि कृषि वैज्ञानिक हैं उनको मिला है। उन्होंने बेसिकली करा क्या है, उन्होंने यहां पर जो पौधों को, अब पता है आपको नाइट्रोजन चाहिए होती है, मगर जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो पौधे एक्सेप्ट करते नहीं है, तो वो उसको पहले बदलते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो यहां पर इन्होंने क्या करा है कि जीवाणुओं की हेल्प से, जैसे राइजोबिया जीवाणु जो है उसकी हेल्प से पौधे के रूट में नाइट्रोजन देने की कोशिश करिए और उसके ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इनका नाम क्या है? मैरिएंजेला हंगरिया, ठीक है। इनको यहां पर वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज का आइडिया किसका था? नॉर्मन बोरलॉग का। ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में लाए थे। तो उनका यह कहना था कि कृषि के क्षेत्र में जो इस तरीके का काम करेगा लोगों की भलाई के लिए, तो उसको यहां पर वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित करना चाहिए, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मैरिएंजेला हंगारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने आप देखोगे एस्पोर्जिलियम और राइजोबिया, इन दो जीवाणुओं के ऊपर काम करा, बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देखेंगे 1986 नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनके दिमाग की उपज है ये, तो इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, आकाश तीर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे जुड़ी हुई कोई भी न्यूज आपको छोड़ के नहीं जानी है। किससे जुड़ी हुई? ऑपरेशन सिंदूर से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आकाश तीर की बात हो रही है, अब ध्यान से सुनो।
पूरी स्टोरी बताता हूँ, पूरी स्टोरी कैसे चल रहा है मेरे सामने। ऐसे समझ लो कि ऐसे करके यहाँ पर ये जो है ये S-400 है, ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे यहाँ पर कोई DRDO की एंटी ड्रोन गन रखी हुई है, यहाँ पर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं। ऐसे चारों एयर डिफेंस सिस्टम भारत की वायु रक्षा प्रणाली जो है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब आकाश तीर को हमने क्या बनाया, ये एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। ये इसमें ये हेल्प कैसे करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेता है ये। अब वहां से कोई चीज आई, वहां से ड्रोन आ सकता है, मिसाइल आ सकती है, कोई फाइटर प्लेन आ सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या ड्रोन आया तो तुम क्या S-400 को लॉन्च कर दोगे क्या, इतनी बड़ी मिसाइल मार दोगे क्या उतने जरा से ड्रोन में? नहीं, तुम कोई DRDO की एंटी ड्रोन गन से उसको फायर करके गिरा दोगे। अभी कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, JF-17 आ रहा है, तो फिर उसके लिए आप S-400 को एक्टिवेट करेंगे। तो कब किस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, यह डिसाइड करने का काम है आकाश तीर का। तो आकाश तीर बेसिकली एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो यह डिसाइड करता है कि कौन से वेपन को हमें चलाना है। पहले वो थ्रेट को डिटेक्ट करता है, जो खतरे उनको पकड़ता है, उनको मॉनिटर करता है, उनका एनालिसिस करता है और फिर तुरंत निर्णय लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से काम करता है, तो बहुत फास्ट है और तुरंत उस हथियार को एक्टिव कर देता है और अपने टारगेट को शूट डाउन करता है। राइट, खेल खत्म, पैसा हजम। याद रखना, आकाश तीर। ठीक है, तो यहां पर देखो, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम किसने बनाया है? DRDO ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, DRDO प्लस बेल ने। सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल है, मोबिलिटी है, तो एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम में रिएक्ट करेगा, क्विकली रिएक्ट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राइट, यहां पर देखो, फिर से उत्तर प्रदेश के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, मगर ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ऑल स्टेट पीसेस के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस की बात हो रही है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पर ओपन हो रही है? लखनऊ में। तो यहां पर ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, तो 100 के आसपास ब्रह्मोस यहां पर मैन्युफैक्चर होंगी। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया ब्रह्मोस ने क्या करा, वाहवाही लूट ली, गर्व से हर भारतीय का सर ऊपर कर दिया। तो यहां पर दूसरे देश भी ऐसे झांकने लगे, ब्रह्मोस ब्रह्मोस, ये भाई इसको लेना है, इसको खरीदना है। तो तुम्हें बेचने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रोडक्शन होना चाहिए ना मेरे भाई। तो वो खोल दिया गया है। कहां पर? लखनऊ में। याद रखना, ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसका टेस्टिंग रेंज कहां पर है? लखनऊ में। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्टैब्लिश करा जा रहा है? लखनऊ में। ठीक है, बस खेल खत्म। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस की बात करेंगे तो 2 स्टेप मिसाइल है। पहला जो स्टेप होता है वो कैसा होता है? सॉलिड। दूसरा कैसा होता है? लिक्विड। और ये कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल है तो ट्री टॉप पे चलती है। जैसे बैलिस्टिक आप देखोगे ऐसे जाती है, हमारे वायुमंडल को क्रॉस करती है और फिर वायुमंडल में फिर से एंटर करती है, एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। और जबकि ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, ये जैसा एक पेड़ की हाइट होती है, इस हाइट पे वर्क करते हैं। ठीक है, क्रूज। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। तो इसमें आप दुश्मन आगे आगे जा रहा होगा, उसके पीछे पड़ के रह जाएगी। बैलिस्टिक के साथ ये प्रॉब्लम है, बैलिस्टिक में एक बार जहां का एड्रेस आपने डाला वहीं जाके गिरेगी। अब दुश्मन उसके आगे बढ़ गया तो कोई मतलब नहीं है, वो गिरेगी वहीं पर। मगर क्रूज क्या होगा? पीछे लग जाएगी, जहां जहां दुश्मन जा रहा है उसके पीछे लग गई। ठीक है, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र की बात करेंगे तो आप देखो कितने सारे ड्रोन यहां पर पाकिस्तान ने फायर करे। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है इंडिया की। और उसी श्रृंखला में हमने एक और अस्त्र लॉन्च कर दिया जिसका नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र बेसिकली शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, मगर ये स्पेशली ड्रोन के लिए बनाया है हमने, और बहुत लेस कॉस्ट में, चीप कॉस्ट में। तो यहां पर आप देखेंगे फायर्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र। ठीक है, डेवलप किसने करा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। बस इतनी चीज याद रखिएगा, भार्गवास्त्र पे यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये क्या है? काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। तो ड्रोन के जो हमले होते हैं उसको काउंटर करेगा मिसाइल की हेल्प से, मिसाइल की हेल्प से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शराब
चू कंजर्वेशन रिजर्व, हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो भाई, क्योंकि अब इतना सही तो इस लैंग्वेज को उच्चारित नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहां पर ओपन हो रहा है? स्पीति वैली में। स्पीति वैली का मतलब क्या हो गया भाई? हिमाचल प्रदेश में। अब जब हिमाचल प्रदेश की बात आएगी तो स्नो लेपर्ड की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां पर बेसिकली हमने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत का सबसे बड़ा यहां पर कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो डिक्लेयर कैसे करे जाते हैं? तो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका वो करती है, और उसको अधिकार कहां से मिलता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 36A से। सेक्शन 36A ये पूछेगा सवाल। सेक्शन 36A में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या रखा गया है? साराप चू। ठीक है, 1585 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करना है। और यहां पर दो और सेंचुरीज के नाम याद रखिएगा, एक तो किब्बर और एक चंद्रताल। दो नाम याद रखने हैं, किब्बर और चंद्रताल। तो किब्बर और चंद्रताल और ये जो सारापचू बनाया गया है, इन तीनों का मिला के एरिया आप देखोगे तो एक अच्छा खासा एरिया कवर अप हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे एज एन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ पूरा कॉरिडोर बन जाता है। तो किब्बर और फिर ये स्पीति वाला और फिर चंद्रताल, तीनों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इंडिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, विराट कोहली क्यों न्यूज में है? आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इनसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यहां पर आप देखोगे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में स्पोर्ट्स में स्मृति मंधाना को लेके क्वेश्चन आया था, तो उनके रन्स पूछ लिए जाते हैं, मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर टेस्ट मैच की बात रखनी है तो टेस्ट मैच बड़ा सिंपल सा फिगर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और रन्स कितने हैं? 9 2 3 1 2 3 9 2 3 0, मतलब 9230। 123 मैचों में 9230 रन है। तो ये टेस्ट क्रिकेट का इनका रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। विराट कोहली यहां पर ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ये पूछ सकते हैं कि बेस्ट इनका कितना रहा है, तो 254 नॉट आउट, 254 नॉट आउट, राइट। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए थे? बिहार में। बिहार में टोटल 5 जगह है वहां पर हुए हैं, और बिहार के अलावा ये कहां हुए हैं? न्यू दिल्ली में। अब आप कहोगे हैं इसका क्या मतलब है? न्यू दिल्ली में टोटल 3 स्पोर्ट्स हुए, एक तो साइकिलिंग का है ना, दूसरा शूटिंग का, और एक जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, शूटिंग, ये 3 कंपटीशन हुए नई दिल्ली में। बाकी पूरे गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज हुए? बिहार में। ठीक है, मैस्कॉट क्या है इसका? शुभंकर गज सिंह, गज सिंह। तो ये चीज याद रखनी है। अब ये जो यूथ गेम्स थे, इनमें यूथ नाम आ रहा है तो मतलब था, इसका लक्ष्य यही था कि हमें अपना यूथ का टैलेंट निकाल के सामने लाना है। भारत में जितना भी यूथ है, ठीक है, उसको यहां पर नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे नंबर 1 पर कौन आ चुका है? यहां पर इस बार मेडल सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे पर राजस्थान है। ठीक है, अब होस्ट अगर बिहार जरूरी पूछेंगे तो बिहार का स्थान कितना आया है? 15वां। अब ये ऑल स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी स्टेट के हों अपनी रैंकिंग जरा उसमें देख लीजिएगा, वो आपके स्टेट में पूछ सकते हैं। टॉप 3 तो आपको पता ही याद होने चाहिए, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने यूथ गेम्स में 5वीं बार टॉप करा है, यह भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र 5th टाइम, यानी 5वीं बार इन्होंने क्या करा है? टॉप करा है यूथ गेम्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार की रैंकिंग आप देखोगे तो 15वीं पोजीशन है। अब ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिहार के लिए स्पेशली। बाकी अदर स्टेट पीसेस को आपको ये नहीं याद करना है। आप अपने स्टेट पीसेस का गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज याद रखिएगा। यहां पर देखेंगे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग ये हुए हैं नई दिल्ली में। बाकी सारे स्पोर्ट्स कहां पर हुए हैं? बिहार में। और बिहार में उन जगह का नाम याद रखना है आपको, यहां पर लिखा भी हुआ है, ये पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
दोहा डायमंड लीग 2025 तो कहां पर हुआ है? कतर में। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ऊपर भाला फेंका है, ठीक है। 90 मीटर का आंकड़ा अभी तक उन्होंने छुआ नहीं था, तो ये उन्होंने छुआ है, थर्ड अटेम्प्ट में छुआ है। यहां पर ये सेकंड आए हैं इस डायमंड लीग में, ये सेकंड आए हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन आया है? जूलियन वेबर। ये कहां के हैं? जर्मनी के। तो इन्होंने कितना भाला फेंक दिया है? 90.23। ये तो डेफिनेटली आने वाला है 90.23, इतने मीटर पे इन्होंने भाला फेंका है। और अगर जूलियन वेबर की बात करें तो 91.06, 91.06 मीटर। तो 90.23 मीटर जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। श्री हरि एलआर, तो ये जैसे चेस में ग्रैंड मास्टर होते हैं, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? बचपन में हम लोग सुनते थे ना, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। तो यहां पर श्री हरि एलआर जो है वो 86th ग्रैंड मास्टर इंडिया में बन चुके हैं। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्री हरि एलआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको यह भी याद रखना है कि टोटल फिर नंबर कितने हो गए भारत में? टोटल ग्रैंड मास्टर कितने? 86, 86 ग्रैंड मास्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, याद रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? अवर नर्स अवर फ्यूचर, अवर नर्स अवर फ्यूचर। जैसे आपने इनका नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा समाज सेवा करी, तो उन्होंने ही यहां पर मॉडर्न नर्सिंग को प्रमोट किया। और बट अगर बात करेंगे नर्सिंग डे मनाने की, तो यहां पर जो नाम सामने आता है वो है डोरोथी सदरलैंड का, डोरोथी सदरलैंड। तो 1953 में इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि भाई हमको ऐसा नर्स डे जो है वो मनाना चाहिए। तो 12 मई 2025, 12 मई नर्स डे, ठीक है। अवर नर्स अवर फ्यूचर, थीम आपको ध्यान रखनी है। पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी आत्मकथा, ये देखोगे बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के गवर्नर है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो व्यक्ति खुद ही अपनी स्टोरी लिखता है। एक होती है बायोग्राफी, तो वो भी किसी के जीवन की कहानी है, मगर उसको वो व्यक्ति नहीं लिख रहा है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि मैं अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख रहा हूं। तो ये कौन है? हरियाणा के गवर्नर है, बंडारू दत्तात्रेय। अब इनकी पुस्तक को विमोचन किसने करा है? तो वाइस प्रेसिडेंट ने। तो हमारे लिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, जनता की कहानी, जनता की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जो हमारे यहां संस्था है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, तो ये नालसा के चेयरपर्सन बने हैं, नालसा के चेयरपर्सन बने हैं। ये जो संस्था है ये गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, लीगल सहायता देती है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना किसका काम है? नालसा का। तो राष्ट्रपति जी ने इनको अपॉइंट करा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत याद रखना है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कहां पर ये चेयरपर्सन बने हैं? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भुवन रिभु, भुवन लगान वाले भुवन, है ना, भुवन रिभु। तो इनको यहां पर क्या मिला? ये पहले ऐसे आप कह लीजिए एडवोकेट हैं जिनको मेडल ऑफ ऑनर मिला है। जिनको क्या मिला है? मेडल ऑफ ऑनर। इन्होंने क्या काम किया भैया ऐसा? तो इन्होंने बच्चों के अधिकारों के प्रति बहुत लड़ाई लड़ी है। तो जैसे बच्चों के अधिकारों के प्रति जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती, PIL, वो भारत में रह के बहुत ज्यादा फाइल करी, बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो इस वजह से इनको क्या मिला है? मेडल ऑफ ऑनर। कहां पर मिला है? वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने इनको दिया है। तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस होती है कहां पर? डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहां पर इनको सम्मानित करा गया। और ये पहले भारतीय एडवोकेट हैं, पहले भारतीय, ठीक है। इंडियन लॉयर जो हैं वो कौन है? भुवन रिभु, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो यहां पर किस वजह से? चाइल्ड राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद दिवस की तिथि में बदलाव हो चुका है। कमेंट सेक्शन में बताना पुरानी तिथि कौन सी थी, नई तिथि मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, सितंबर 23 एज ए आयुर्वेदा डे, सितंबर 23, ठीक है। तो ये है नई डेट, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा। आयुर्वेदा डे जो है वो कब मनाया जाएगा? सितंबर 23 को। तो पुरानी डेट क्या थी? PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हिमांशु रॉय, इन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है PMO। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है PMO का फुल फॉर्म।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या क्या इस तरीके से कैसे ये लोग इवोल्यूशन लाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उस ऑफिस का इंडियन गवर्नेंस में क्या काम रहता है, उसने क्या योगदान दिया इस ऑफिस ने, उसके बारे में इस किताब में सब कुछ है। तो याद रखना ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, पीएमओ बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लेखक कौन है? हिमांशु रॉय। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अजय कुमार बन गए हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन, यूपीएससी के नए चेयरमैन, ठीक है। आर्टिकल 315, तो आर्टिकल 315 से देकर 323 तक क्या यूपीएससी के बारे में बताया गया। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय कुमार, अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार। नीरज चोपड़ा, अभी हमने पढ़ा दोहा गोल्डन लीग के बारे में। नीरज चोपड़ा दोबारा फिर से चर्चा में क्यों आ गए? क्योंकि इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिल गई, मतलब प्रमोट हो गए। ये नायब सूबेदार के पद पर ये ज्वाइन करा था इन्होंने इंडियन आर्मी। अब ये किस पद पर प्रमोट हो गए हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल, ल्यूटिनेंट कर्नल बेसिकली उनको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, कहां पर? राजपूताना राइफल्स, तो ल्यूटिनेंट कर्नल ये बन चुके हैं, राइट। तो ये था इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर। मैंने टू द पॉइंट आपको बताया ताकि आपका भी समय ना खराब हो। चलते फिरते कैसे भी करके इसको देखिए, रिवाइज करिए, सुनिए, हेडफोन लगा के, खाना खाते समय, टहलते समय, कैसे भी करके। मगर 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 आपको करना क्या है? आपको आना है डीसीए देखना है, राइट। डीसीए का मतलब क्या हुआ? डेली करंट अफेयर। ये कहां पर होता है? स्टडी इसी चैनल पर, इसी चैनल पर। कितने बजे? रोज सुबह 7 बजे, रोज सुबह 7 बजे। हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस प्लस डेली करंट अफेयर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले हफ्ते, जल्दी से इसको पूरा देख लेना, लाइक करना, कमेंट करके बताना ये सेशन कैसा लग रहा है, और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें कि ना करें सब बताएंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखना, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।